हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की, है ना। चैप्टर नंबर 11 का एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बात की थी, यानी वो लेक्चर नंबर 1 था, उस पर हमने बात की थी फोटोन के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि फोटोन क्या है ना। हमने शुरू कर दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हालांकि लेकिन वहाँ पे आपको बताया गया था कि फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो अब हमने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले हमने साथ में सीखा कि फोटोन क्या है ना, व्हाट इज फोटोन। तो फोटोन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी थी, फोटोन के बारे में बताया गया, है ना। तो आपको वो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। कुछ प्रॉपर्टीज थी, है ना। फिर हम बात करने वाले हैं कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सेकंड पार्ट जो है, सॉरी ये मिटाया नहीं है ना, सेकंड पार्ट जो था अपने पास। जैसे फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ लिया कि फोटोन क्या होता है ना, उसके बारे में सारी चर्चाएं हमने कर ली है। पर अब हमको पढ़ना क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली आएगा मेटल के सरफेस से, है ना, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो एमिशन जिसको बोल सकते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, है ना। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने वाला है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो अपने पास दो तीन तरीके से होता है ना। पहले तो आप समझो कि होता कैसे। मान लीजिए मेटल, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे हमको? मेटल से मिलेंगे। हम लोग बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मेटल के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है अदर्स की कंपेरिजन में। अदर मतलब जैसे अपने पास नॉन मेटल हो गया, मेटलाइट्स हो गए, इनके कंपैरिजन में अगर हम लोग करते हैं तो मेटल से निकालना आसान होगा और उन सबसे निकालना थोड़ा सा अपने को कठिन पड़ जाएगा। अच्छा, निकलता कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई मेटल है, तो हम सबको पता है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, मेटल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, दो टाइप के। कितना टाइप के? दो टाइप के। अब कौन कौन से दो टाइप के? पहला इलेक्ट्रॉन होता है जो एकदम सरफेस पे हो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है जो नीचे हो, मतलब जैसे सरफेस के अंदर हो। एक सरफेस पर हो और एक सरफेस के अंदर हो, है ना। अभी बताते हैं सरफेस के ऊपर वाले को क्या कहा जाता है और सरफेस के अंदर वाले को क्या कहा जाता है। पहले आप समझो, है ना। जैसे सरफेस के अंदर वाले को बोला जाता है बल्क इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? बल्क इलेक्ट्रॉन्स, जैसे भीतर वाले को। और जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये है अपने पास बल्क इलेक्ट्रॉन, बल्क इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसे बोला जाता है सरफेस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये दो टाइप के क्यों बोले गए हैं अभी आपको समझाते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एकदम सरफेस पे, एग्जैक्टली सरफेस पे है ना, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है। तो आपको पता है कि इसमें जो ये मेटल है, इसमें ढेर सारे प्रोटॉन्स होंगे, मतलब एक ही प्रोटॉन नहीं होगा। मतलब ध्यान से सुनो, पहले आप थोड़ी सी केमिस्ट्री में चलते, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। जैसे अपने पास अगर मेटल है तो मेटल किससे मिलके बना होगा? हाँ, मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, है ना। तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बनेंगे? एटम से। अब इसमें ढेर सारे एटम्स होंगे, और एटम्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। लेकिन अब ध्यान से देखो, जो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अदर इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस हैं वो से घेर के रखे होंगे, है ना। लेकिन ऊपर वाली साइड से नहीं घेरे होंगे, है ना। ये समझाने का तरीका होता है। लेकिन जो अगर अंदर वाले देखते हो, जो बल्क इलेक्ट्रॉन है, सरफेस इलेक्ट्रॉन को ऊपर से थोड़ी सी जगह खाली मिल रही है, और जो बल्क इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ से न्यूक्लियस से घिरे रहेंगे। अच्छा, इसी का न्यूक्लियस नहीं, ये अदर एटम्स के न्यूक्लियस है ना, ये इसी एटम का एक न्यूक्लियस नहीं है। तो ये चारों तरफ से एटम्स के न्यूक्लियस से घिरा हुआ होगा, जो कि इसको अपनी तरफ, मतलब इसको दूर नहीं जाने देंगे, है ना, मतलब इसको। अब अच्छा ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना कि भैया जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कम लोगों ने घेर के रखा है। कम लोगों से मतलब क्या? कम न्यूक्लियस से घिरा हुआ है। जो बल्क वाला है उसको ज्यादा न्यूक्लियस ने घेर कर रखा है। अब बताओ इन दोनों में से किसको निकालना ज्यादा आसान होगा? बल्क वाले को कि न्यूक्लियस वाले को? सॉरी, बल्क वाले को कि सरफेस वाले को? सरफेस वाले को, है ना। अब देखो, सरफेस वाले को निकालना आसान है। अब ध्यान से देखो, इसको निकालना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि भैया ये तो सिर्फ एक बाधा है, एक हर्डल है। इसके बाद भी तो अपने को न्यूक्लियस मिलेंगे भाई, ऊपर भी तो होगा, इसके ऊपर नहीं है भाई। यहां से निकल गया तो जान छूटी,
पर यहाँ से अगर निकला तो ऊपर भी तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। इसके ऊपर भी न्यूक्लियस होगा क्योंकि इसके ऊपर भी एटम्स हैं, है ना, इसके ऊपर, वो जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, देखो यहाँ से यहाँ नहीं, उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यही हम बात करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकलने के लिए यहाँ से हमको एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले आप ये समझो कि अपने पास कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सरफेस इलेक्ट्रॉन, और दूसरा बल्क इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम एनर्जी 3 तरीके से देते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला हीट के फॉर्म में देंगे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देंगे, और तीसरा फोटोन गिरा के मारेंगे ना, लाइट फेंक के मारेंगे। तो आप इसमें मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लो, है ना, हेडिंग आप डाल के लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। अरे आप ऐसे नोट्स बनाओ, पहला पॉइंट बनाओ, लिखो पहला पॉइंट, हेडिंग डाल लिया ना ये वाली, उसका पहला नंबर डालो और लिखना शुरू करो। द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ, द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ, द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ metals are slightly less bounded as compared to the electron in the bulk of metal, in the bulk of metal। देखो जो समझाया अभी वही लिखा है, देखो लैंग्वेज के फॉर्म में वही लिखा है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट इसी के आगे लिखा जाता है ना, मतलब जैसे पैराग्राफ में, तो अपन दूसरा पॉइंट बना के लिख लेते हैं। सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सरफेस इलेक्ट्रॉन कैन इजिली बी इजेक्टेड फ्रॉम मेटल्स, सरफेस इलेक्ट्रॉन कैन इजिली बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल या फ्रॉम मेटल, है ना। सरफेस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कुछ और नाम से जानते हैं। सरफेस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होते हैं उन्हें सरफेस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इनको निकालना ज़्यादा आसान होता है ना। लिख लिए कि नहीं लिख लिए? देखो अभी मैं साइड हट रहा हूँ, और जो नहीं लिख पाए हैं उनके लिए लिख के भी आ जाऊँगा। तो जो लोग नोट्स, है ना, बनाना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने लिख नहीं पाया था, जो लोग लिख नहीं पाया था, वो यहाँ से ऐसे छाप के लिख सकते हैं ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन की अलग से। आई होप आपने वो नोट्स जो यहाँ पे लिखा था वो अपने नोट कर लिया हो, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन की, कि इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले आपको बता दें कि किसी भी सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से निकाल सकते हो। पहला होता है थर्म आयोनिक इमिशन, है ना, थर्म आयोनिक इमिशन। भैया इमिशन की स्पेलिंग अगर पिछली बार गलत लिखी हो तो यही है ना, अगर पिछली बार गलत लिखी हो तो थर्मोयानिक इमिशन। ये क्या होता है? थर्मल मतलब भाई हीट। तो अगर आपको थर्मोयानिक इमिशन में क्या होता है, जैसे मेटल तो अपने पास हमेशा रहेगा, है ना, मेटल से निकालना है। इस बार हम लोग क्या करते हैं? मेटल को हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। तो ये अपने पास मेटल है और इस मेटल को हम लोग हीट करते हैं। हीट करना मतलब क्या होता है? हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसको एनर्जी दे रहे हैं। देखो अब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए भैया एनर्जी तो चाहिए, चाहे सरफेस वाला हो चाहे बल्क वाला हो। अब ऐसे थोड़ी ना वेले पड़े रहेंगे भाई, है ना, नहीं समझ पा रहे हो भाई। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बैठा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करो भैया, किसी को उसकी जगह से हटाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। और फोर्स आएगी कहाँ से? एनर्जी रहेगी ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हीट की तो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? थर्माइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्माइंस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, यूपी बोर्ड में एमसीक्यू में, है ना, बहुत ही पुरानी बात है। ये पूछा गया था क्या बोलते हैं, पर ये नहीं पूछा गया था, ऑप्शन में ये जरूर था। अभी बताता हूँ क्या होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका क्या नाम होता है? तो उनका नाम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वहाँ पे वो ऑप्शन में पूछा था, और एक ऑप्शन ये भी था। सेकेंड क्या है? फील्ड एमिशन, FIELD, फील्ड एमिशन। अब फील्ड एमिशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। फील्ड एमिशन आपने पढ़ लिया होगा, है ना, कहीं ना कहीं आपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या पढ़ा था? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन, है ना। एयर का ब्रेकडाउन आपने सुना होगा, पढ़ाया गया होगा।
तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत ही स्ट्रांग फील्ड लगाते हैं। अब ये मान लीजिए प्लस वाली प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कि यहाँ पे 8 बराबर करने के लिए डाल दिया है। 8 और बराबर रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। आपको पता है कि ये प्लेट है और इस पर क्या डिफाइन किया जाता है, क्या डिफाइन किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही फील्ड देने के लिए जितने यहाँ पे उतने यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। तो ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंडेड रहेगी ना, ऐसे बंधी हुई रहेगी। कैपेसिटर में आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जब इसके बीच में आप कोई भी डाई इलेक्ट्रिक डालते थे, है ना, इसके बीच में आप डाई इलेक्ट्रिक डालते थे, आपने पढ़ा होगा, है ना, नहीं पढ़ा तो फिर मैं क्या करूँ, अभी तो वो नहीं पढ़ा ना। तो यहाँ पे क्या होता था भैया, अब इसमें देखो एटम्स रहेंगे, तो जो निगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं और जो पॉजिटिव वाले हैं वो निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। ऐसे इनमें होता रहता है, ऐसे बन जाते हैं ये मॉलिक्यूल्स, है ना, पोलराइज हो जाता है कुल मिला के, आप कहना चाहता हूँ मैं, ऐसा पोलराइज हो जाता है। ढंग से दिख नहीं रहा है तो ये कुछ ऐसा है ना, ये माइनस और ये प्लस ऐसा हो जाता है। अगर ये प्लस प्लेट हुई तो और ये माइनस प्लेट हुई तो, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ा दी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या कर दी, और बढ़ा दी, तो इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब पॉजिटिव अलग हो जाते हैं और नेगेटिव अलग हो जाते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। समझ में आया कि नहीं आया, अरे पक्का सोच लो, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर नहीं आ रही ये सारी चीज़ें समझ में तो चिंता की बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसान मानी जाती हैं। मॉडर्न फिजिक्स है, बहुत आसान मानी जाती है एज कम्पेयर टू अदर फिजिक्स जो आपने अभी तक पढ़ी है ना। तो ये सेगमेंट है, ये काफ़ी आसान माना जाता है। जो सेकेंड रे ऑप्टिक्स से शुरू होता है, रे ऑप्टिक्स से लेकर यहाँ से जहाँ आप पढ़ते हो पूरी सेकेंड फिजिक्स है ना, क्लास 12 की जो फिजिक्स सेकेंड है वो काफ़ी आसान मानी जाती है। अगर ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं तो चिंता की बात है, आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मैं पीछे जाके देख लूँ सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी तो वीडियो में सही दिख रहा है, पता नहीं एडिट करने के टाइम गड़बड़ हो जाता है। तीसरा वाला है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो कि हमको पढ़ना है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, हम लोग फोटोन मारते हैं ना, मेटल पे क्या मारते हैं, फोटोन। तो फोटोन ऐसे मान लीजिए अपने पास मेटल की प्लेट है, इस पे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये मेटल है ना, तो इस पे क्या करेंगे हम लोग फोटोन मारेंगे। मतलब फोटोन ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, मारते नहीं, ऐसे टीचर किया जाता है ना, फोटोन ऐसे मारते हैं फेंक के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। फोटोन मारेंगे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बहुत आसान सा प्रश्न पूछा था ना, 1 नंबर का फ्री का प्रश्न था सन 2006 में शायद से, तो है ना। तो आप नोट कर लीजिए। अब ये क्या है, ये एक रेडिएशन है, ये फोटोन नहीं है, ये एक रेडिएशन। मैंने आपको पहले बताया था, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में आपको रेडिएशन के बारे में बताया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है। पर हमको एक ही टाइप की रेडिएशन दिखती है, जो कि है विजिबल रीजन वाली रेडिएशन। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व इसी को करेंगे, कौन सा, विजिबल वाला। तो इसलिए हम जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो सबसे पहले खोज हुई थी बामर सीरीज की, उसके बाद लाइमन आई थी। क्योंकि बामर सीरीज की जितनी भी स्पेक्ट्रम होते हैं वो, छोड़ दो वो सब बकवास की बात है, वही बाद में जब चैप्टर में आएगा तब समझेंगे ना। तो ये सब आप लिख लीजिए। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अपने पास 3 टाइप से एमिशन करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। थर्मोयानिक एमिशन, मतलब हीट से आप मेटल को रखो और उसको गर्म करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, थर्माइंस बोलते हैं, है ना, थर्मियॉन्स बोलते हैं, जो भी है ना, तापायंस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं। फील्ड एमिशन को क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, तो जो आप मेटल बीच में डाल के रखोगे तो उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए या एस.ए. वर्मा की बुक उठा लीजिए, या कोई आपके पास जो बुक है वो उठा लीजिए, उसमें लिखा है ना। फिर आपके पास जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, हम लोग रेडिएशन फेंक के मारते हैं, सॉरी रेडिएशन गिराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं मेटल पे, और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना। अभी आगे पढ़ेंगे, इसी को पढ़ना है हमको। ये दोनों तो बस ऐसे आपको दिखा दिया गया कि होता है, पर इसके बारे में हमको डीपली पढ़ना है ना। जितने भी हैं लगभग इसी के बारे में हमको पढ़ना है।
और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अच्छा, पहली बात तो आपकी बुक में या आपके स्कूल में जो दिया गया और मेरे पढ़ाने का तरीके में, मेरे पढ़ाने का जो तरीका उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना। जैसे बुक में क्या होता है, बुक में आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दिया है, वो जो हर्ट्ज एंड लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन है वहाँ से शुरू करते हैं, है ना। या उसके या तो जैसे और बहुत पहले शुरू करोगे तो सबसे पहले ये हॉलवेस के एक्सपेरिमेंट या हॉलवेस के ऑब्जर्वेशन से शुरू किया जाता है कि हॉलवेस ने देखा था कि कैथोड पे अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो सर्किट में करंट दौड़ना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, अब इसी बात है, पर वो सारी चीज़ें पढ़ने का कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं। हम वही हर्ट्ज तथा लेनार्ड का जो ऑब्जर्वेशन है वो पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लीजिए ताकि वो पढ़ने के टाइम आपको थोड़ी सी फील आए, है ना। तो मैंने आपको पहले बताया आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पर मेरे पढ़ाने के तरीके में और आपके स्कूल या आपकी बुक में जो दिया है उसके सीक्वेंस में थोड़े सा अंतर हो सकता है, पर पूरा पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। तो हमको जिसके बारे में बात करनी है वो है अपने पास वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के बारे में आपकी डेफिनेशन लिखी गई है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सरफेस इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, है ना। इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब देखिए ये डिफरेंट मेटल के लिए अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो थी वो डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट हुआ करती थी। अगर अपने केमिस्ट्री में याद हो तो पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालना होता था, आयनाइज करना पड़ता था, इलेक्ट्रॉन को निकाल के देना पड़ता था किसी को, तो हमको एनर्जी देनी पड़ती थी, तो उससे को हम लोग क्या बोलते थे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे सेम वैसे ही थोड़ी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, वहाँ पर हम लोग एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। तो सेम तरीके उसमें भी जैसा ट्रेंड चल रहा था कि सीजियम का सबसे कम हो रहा था, लोवेस्ट था, क्योंकि सीजियम का जो, अबे छोड़ दो यार, है ना। कुल मिला के देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ, देखो जैसे आपको क्या था कि मेटल से क्या निकालना था, इलेक्ट्रॉन निकालना था, है ना। तो आपको क्या डालना था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराना है, तो उसको कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़े उसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। जैसे अगर आपने इससे कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना, नहीं निकलेगा, इसकी 100% गारंटी है। निकलेगा इसकी 100% गारंटी नहीं है ना, ऐसा बोला जाता है। ऐसा सच्चाई भी है, अभी आपके ऊपर वो आपको पूरी कहानी समझाई जाएगी, ऑब्वियस बात है। तो कहा यह जाता है कि अगर मेटल के ऊपर वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन में कम आउट, लेकिन अगर उससे कम डालोगे तो भैया गारंटी ले रहा हूं नहीं निकलेगा, लिख के ले लो, नहीं निकलेगा, ये बोला जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है तो इसका क्या मतलब है, मेटल की प्रॉपर्टी से ये मतलब है अगर आप मेटल को चेंज करोगे तो वर्क फंक्शन भी चेंज होएगा। ऑन चेंजिंग द मेटल वर्क फंक्शन विल ऑल्सो भी चेंज। ये कैसे लिखा जाए, तो ये लिख लेते हैं ना, मेटल डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होगा, है ना। कैसे लिखूं, तो ऑन चेंजिंग द मेटल लिख लो यार, ऑन चेंजिंग दी मेटल वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, है ना, फाई विल आल्सो चेंज। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने फाई और डब्ल्यू दोनों लिखा है, तो आपकी किताब में जो लिखा है आप वो मान सकते हो ना, आपकी श्रद्धा अनुसार, है ना। आप चाहे डब्ल्यू मानो चाहे फाई मानो, है ना। देखिए डिफरेंट बुक्स में अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की थी, तो यूपी बोर्ड में एक बुक चलती थी जिसको हम लोग बोलते थे कुमार मित्तल की नगीन प्रकाशन की बुक चलती थी, तो उसमें वर्क फंक्शन को डब्ल्यू से दिखाया गया था, और एससीवी जब बाद में पढ़ी तो उसमें फाई से दिखाया गया था। बाकी और जगह पर जहाँ से मैंने पढ़ा तो वहाँ भी फाई से दिखाया गया था, है ना। जब मॉड्यूल आप सॉरी मुझे मॉड्यूल नहीं मिली थी जब मैंने कोचिंग किया था, मॉड्यूल तो अब खरीदनी, मतलब मिल गई, खरीदी नहीं थी, है ना। तो वहाँ पे फाई ही लिखा गया, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा फाई ही लो, सवालों में भी फाई ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फाई से अगर कम आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है ना, क्या, अच्छा यहाँ पे जैसे आप अगर बुक निकालोगे तो वहाँ पे आपको एक तो वो टेबल मिलती है, तो जैसे मेरे पे मुझे मिली है ना, जैसे एस.सी. वर्मा की जो बुक है इसमें है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ना, तो शायद आपको दिख जाए, है ना, फोकस सेट करने दीजिए। तो ये देखिए है, यहाँ पे देखिए जो सीजियम है उसका सबसे कम है वर्क फंक्शन, उसके तो पोटेशियम का देखिए, ये सब जो है वो कौन से हैं, है ना, जो चलो छोड़ो इनके, तो सीजियम पोटेशियम सोडियम इन सब का कम है, और ये सब मेटल ही हैं। फिर कैल्शियम कॉपर सिल्वर इन सब का देखिए ज़्यादा हो रहा है, सबसे कम किसका है, सबसे कम है
सीजियम का, उसके बाद सबसे ज़्यादा है प्लेटिनम का, और ये सारे के सारे मेटल्स ही हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑन चेंजिंग द मेटल क्या चेंज हो जाएगा, 5 ही चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वापस आ जाते हैं, फोकस सेट हो जाए भाई, हो गया, ठीक है। तो मैं यही आपको दिखाने चाह रहा था। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और भी आपको बोली जाती है कि आपने तो समझ लिया कि अगर, है ना, वो आपको दिखा दिया कि अगर जो E की वैल्यू, है ना, E की वैल्यू जो आप ये मान लो इंसिडेंट एनर्जी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 5 के बराबर होनी चाहिए, है ना। 5 से ज़्यादा हो या तो 5 के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। देखो मैं बार बार इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये नहीं बोल रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन में कम आउट बोला जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसमें नोट में आप लिख सकते हो, जैसे कि बोला ये जाता है कि अगर आपने E की वैल्यू 5 से ज़्यादा कर दी तो ये गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा जैसे कि बोला जाता है कि सप्लाइड एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो कोई भी गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो ही हो, है ना। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे तो होंगे नहीं, कुछ बल्क वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो बल्क वाले इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि मान लीजिए अपने पास मेटल है, तो मेटल में जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वर्क फंक्शन से भी ज्यादा की एनर्जी लगेगी। तो वो देखो, अब आपने इसको एनर्जी दे दी वर्क फंक्शन से भी ज्यादा, है ना, तो निकलने के चांसेस हैं कि निकल सकता है। पर अभी भी चांसेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये ध्यान से सुनिएगा, जो ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, इसको निकलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है W के बराबर, सॉरी 5 के बराबर, है ना। देखो W बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि पढ़ाया था मैंने अभी जस्ट, है ना, तो यही W बार बार आता है, W ये वाला, है ना। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था ये चैप्टर, हाँ, यूपी बोर्ड की नगीन बुक से पढ़ाया था, तो बार बार W आता है। वहाँ पे मैं बार बार 5 बोल रहा था, बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे, फिर यहाँ पे मैं बार बार W और 5 इसलिए दोनों लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे E की वैल्यू 5 इसके लिए चाहिए होगी। अब इसे वापस आ जाओ ट्रैक पे, मैं ये कह रहा था कि जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 5, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर। तो इसको सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन में तो बदलो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसको लाना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एनर्जी लेगा किससे, जो हम लाइट दे रहे हैं उसी से तो लेगा, जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसी से तो लेगा। यहाँ से यहाँ आने में उसके एनर्जी ये खर्च करेगा, है ना। इसको बोलते हैं कोलिजन। अभी समझ में आएगा, पहले आप समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक ये आने में क्या करेगा, जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको खर्च कर देगा। और खर्च करने के बाद जब ये यहाँ पे आएगा, तब यहाँ से निकलने के लिए उसको कितने की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 5 के बराबर की जरूरत पड़ेगी। पर यहाँ पे आप खुद ही समझो, अब क्यों नहीं निकलेगा इसके बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, और आपने इसको एनर्जी दे दी, मान लीजिए आपने इसको एनर्जी दे दी, इसी मेटल पे आप एनर्जी दे रहे हो, E इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसे हम लोग डेल्टा E बोल दे रहे हैं, है ना। वैल्यू ले लूँ क्या, चलो ऐसे समझ लो, फिर अलग पेज में अपना वैल्यू लेके समझ जाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि बार बार वही समझाओगे क्या, ध्यान से सुनिएगा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 5 की जरूरत पड़ी। हम देखो E की जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, डेल्टा E की वैल्यू। मान लो यहाँ से यहाँ तक इसको निकलने में एनर्जी लग गई डेल्टा E, मान लीजिए निकलने में लग गई डेल्टा E, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, कितनी एनर्जी खर्च कर दी E का उसने खर्च कर दिया डेल्टा E, बचा कितना 5। तो ये निकल जाएगा, ये क्या कर जाएगा, ये निकल जाएगा, है ना। दिस इलेक्ट्रॉन विल एमिटेड, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिटेड हो जाएगा, इसका एमिशन होगा, है ना, इसका एमिशन होगा, एमिशन इसका होगा, है ना। पर अब ध्यान से देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन से नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, मान लो इसको एनर्जी देनी पड़ रही है, मान लो इस एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ E डैश करके, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी वैल्यू डेल्टा E से ज़्यादा होगी, है ना। तो इस बार ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कठिन पड़ता है ना, पर आप एक बार समझ लो, वरना मैं एग्जांपल लेके समझा दूंगा। इस बार इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में एनर्जी बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा E एनर्जी ले ली, तो इसके पास एनर्जी कितनी बची, इसको चाहिए कितना, अब 5, पर यहाँ से यहाँ जाने में इसने एनर्जी डेल्टा E से भी ज़्यादा ले ली, यानी जो एनर्जी बची यहाँ तक, यहाँ के बाद यहाँ पे पहुँच गया,
अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए निकलने के लिए 5, पर जो एनर्जी बची वो कितनी है 5 से कम, तो ये निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए बोला था देयर इज नो गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन में लूज एनर्जी वाइल कोलाइडिंग विद आयंस वाइल कमिंग आउट। हिंदी में बोलना चाहिए था ना भाई, अंग्रेजी में बोल दिया भाई कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में लूज एनर्जी वाइल कोलाइडिंग। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में कोलाइड करेगा, यानी लड़ेगा भिड़ेगा, जैसे भीड़ है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में भीड़ेगी नहीं। मान लो आप एकदम भीड़ के पीछे खड़े हो और ये आप जैसे भीड़ होती है ना, भीड़ में आपको जाना पड़ता है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना। तो भीड़ में जैसे आना पड़ा तो वो एनर्जी हम दे रहे हैं इसको, भैया चले आओ भीड़ में से, तो भीड़ में से आया तो लेकिन इसके पैसे खर्च हो गए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ा सा अभी और एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, है ना, नोट के रूप में, ताकि आप उसको दे सको। ये सारी चीज़ें मैं इतना लिखाया क्यों जा रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है और ये ऑब्वियसली पता है एक एक्सपेरिमेंट है, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो पता होनी ही चाहिए ना। जैसे अगर नोट नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे ना, तो नोट पॉइंट में मैं बोल दूँ आप लिख लोगे कि मैं लिख दूँ? चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना। तो जो अभी मैंने आपको समझाया था वो नोट के फॉर्म में आपके सामने है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हालांकि आपको सब कुछ बता दिया जा चुका है ना, बता दिया गया है। इफ सप्लाइड एनर्जी, देखो यहाँ पे सप्लाइड एनर्जी को इजी लिखा गया है, इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन 5 इवन देन देयर इज नो गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, है ना। कि भैया अगर आप E की वैल्यू 5 से ज़्यादा देते हो, मतलब आप 5 से ज़्यादा की भी एनर्जी देते हो, वर्क फंक्शन से ज़्यादा की भी एनर्जी मिडल पे गिराते हो, है ना, तो भी इलेक्ट्रॉन निकलने की कोई गारंटी नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन निकलने की कोई गारंटी नहीं है। सर पता नहीं क्या बोला जा रहा है, कन्फ्यूजन है ना। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, लेकिन मिनिमम देने पे भी निकल सकता है, ये सब कन्फ्यूजन है। पर ऐसा समझ में आपको शायद आ चुका होगा, है ना, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। अब इसका रीज़न ये रहा बिकॉज करके, इसलिए नई लाइन से लिखा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन में लूज एनर्जी वाइल कोलाइडिंग विद आयंस वाइल कमिंग आउट। वही जो चीज़ आपको मैंने पीछे यहाँ पे समझाई थी, सेम चीज़ लिखी है और ये सिंबॉलिकली फॉर्म में है कि अगर ये क्या है, ई क्या है, सप्लाइड एनर्जी है, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो किससे, वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन में कम आउट, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगेन, है ना। तो यही समझाने वाली चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो जब निकलता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने मेटल पे आपने एनर्जी डाली, है ना, मेटल पे आपने एनर्जी डाली, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को वेस्ट करेगा, है ना, ऊपर आने की कोशिश करेगा। जो बल्क वाला है वो सबसे पहले कहाँ खर्च करेगा, सबसे पहले वो एनर्जी को वेस्ट करेगा। वेस्ट करने के बाद जो एनर्जी बच रही है ना, बर्बाद करने के बाद जो एनर्जी बचेगी, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा हुई तो ही वो निकलेगा। जैसे कि समझाने के लिए मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन 5 की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, आपको लग रहा है निकलेगा, है ना। आपने बोला भैया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, आप बोलोगे निकलेगा, है ना, निकलेगा, लेकिन निकला नहीं। अब रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इलेक्ट्रॉन जो था उसने वेस्ट कर दिया। जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, तो इसने निकलने के लिए जो एनर्जी वेस्टेड एनर्जी जो थी, वेस्टेड एनर्जी, उसकी वैल्यू थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर दिए। अब एनर्जी बची कितने इलेक्ट्रॉन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, सॉरी, है ना, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बची। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बची वो बताओ 5 से कम है कि ज़्यादा है? 5 से कम है, इसलिए बोलेगा भैया अब हम नहीं निकलेंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में तो थोड़ा सा अभी और क्लेरिफाई कर दिया जाएगा, परेशान ना हो। और जिसको समझ में आ गया है तो वो आगे जो मैं क्लेरिफाई करने जा रहा हूँ आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर समझ में आ गया तो। नहीं समझ में आया तो भैया जिनको नहीं समझ में आया वो अभी थोड़ा सा रुक रहे हो। ये क्या था अपने पास, ये मेटल था, है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट हो गया, ठीक है। अभी हमने ये क्या समझा कि अगर इंसिडेंट सप्लाइड एनर्जी या इंसिडेंट एनर्जी की जो वैल्यू है अगर वो 5 से भी ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलने की कोई गारंटी नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर आने में कुछ एनर्जी को वेस्ट कर देता है। मतलब बल्क वाला इलेक्ट्रॉन पहले सरफेस में बनेगा और सरफेस में बनने के लिए, सरफेस इलेक्ट्रॉन के जैसा बनने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा। तो अब सरफेस वाला बन गया तो उसको निकलने के लिए कितने एनर्जी की आवश्यकता होगी, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको वर्क फंक्शन के बराबर की। पर अब उसके पास बचे ही नहीं वर्क फंक्शन के। अब आप ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेगा और उसको वेस्ट करेगा। वेस्ट करने के मतलब खर्च करेगा। खर्च करने के बाद अगर एनर्जी जो बच रही है अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई तो ही निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मतलब बच्चों के दिमाग में आता है कि जैसे कि आपने एनर्जी दे दी, है ना, मेटल था, आपने मेटल के सरफेस पे गिरा दिया। आप ऑब्वियस बात है ई की वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, हमने मान लिया ये जो मेटल था, ऐसा इसको मेटल बना लेते हैं,
इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो फाई है। अब मान लीजिए जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, फाई के बराबर। तो इसने एनर्जी ले ली निकलने के लिए फाई, है ना। अब जो आपने एनर्जी दी, जो एनर्जी बची हुई है ना, जो एनर्जी बची हुई है, अब उसका क्या, तो उसका क्या होता है मैं बता रहा हूँ। उसका क्या होता है, जो आपने देखो फाई इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, अब जो एनर्जी बच रही है वो आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे वो एनर्जी वेस्ट कर दिया, ठीक है, आपने उसने एनर्जी वेस्ट कर दिया, अब उसने वर्क फंक्शन के बराबर भी एनर्जी ले ली, मतलब वो मेटल से बाहर निकल गया। अभी भी मान लो जो कुछ एनर्जी उसके पास बच रही है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको दिखेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो हमको दिख जाती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं एक समझाता हूँ, अच्छे से आप समझिएगा थोड़ा सा, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन है। मान लीजिए एक तो मेटल है, आपने उस पर एनर्जी डाली और उसका जो वर्क फंक्शन था, उसका वर्क फंक्शन मान लीजिए फाई, वो कुछ तो रहा होगा, अभी देख लेते हैं कितनी एनर्जी डालते हैं। और यहाँ पे हम लोग वेस्टेड एनर्जी लिखते हैं, है ना, कितनी एनर्जी वेस्टेड की, तो यहाँ पे इसको वेस्टेड एनर्जी लिखते हैं, वेस्टेड एनर्जी। और यहाँ पे अपने पास है काइनेटिक एनर्जी कि वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ हमको बाहर देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने उस इलेक्ट्रॉन मतलब उस मेटल पे आपने डाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। अच्छा देखिए उसका जो वर्क फंक्शन है मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा, कितना रहा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मान लीजिए ये जो एनर्जी दी आपने वो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को मिल गई, मतलब अब वो एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन भाई एकदम ऊपर है और उसको ही निकालने के लिए हमको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर की। तो वो कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा भाई, ऊपर आने में कोई एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा भाई। ऊपर वाला है उसको ऊपर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, पर ऊपर वाला है वो वेस्ट कितनी एनर्जी करेगा, 0। मतलब वेस्ट एनर्जी का क्या मतलब है, यहाँ पे वेस्ट एनर्जी का मतलब है कि अगर जो सरफेस तक आने में कितनी एनर्जी, मतलब बल्क इलेक्ट्रॉन से सरफेस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने में उसने कितनी एनर्जी ली, उसी को मैं यहाँ पे वेस्टेड एनर्जी बोल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, तो वो हमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए अगेन आपने इसी मेटल पर डाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो वही वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अगेन इसका जो वर्क फंक्शन रहेगा वो चेंज नहीं होगा, पर इस बार जो इलेक्ट्रॉन निकला है आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी देखी वो थोड़ी सी कम हो गई, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो गई, है ना। तो अब कैसे आपको पता चला, तो उसने कितनी एनर्जी वेस्ट की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। नहीं समझ पा रहे हो, जैसे कि देखो अब उसमें एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना रहेंगे। आपने मेटल पे लाइट गिराई, इंसिडेंट लाइट की, है ना, मेटल पे आपने लाइट गिराई, अब उसमें एक ही काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना रहेंगे, उसमें डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ उनकी रेंज होती है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट रहेगी, मतलब अलग रहेगी। अभी अब थोड़ा सा अभी अब और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही मैं बोल रहा था, जैसे कि अच्छा थोड़ा सा समझाता हूँ। अच्छा नेक्स्ट वाला एग्जांपल में आपको शायद समझ में आ जाए। मान लीजिए अगेन आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, वर्क फंक्शन वही है, और इस बार इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को वेस्ट कर दिया। अब 2 में से बचा कितना, जैसे 10 में से आपने दिया 10 दिया और 2 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन के पास बचा है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, तो वो 5 खर्च कर दिया किसमें, बाहर निकलने में, तो बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें किसके रूप में मिलेगा, हाँ अभी से बताए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा। अगेन आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, है ना। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, थोड़ा सा सीक्वेंस में बताता हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको आपने दी, आपने उसको गिरा दिया, मतलब उसने ले लिया। अब वो क्या करेगा, एनर्जी पहले वेस्ट करेगा। वेस्ट करने में मान लीजिए उसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को वेस्ट कर दिया, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब उसके पास बची है। अब ध्यान से देखिए जो एनर्जी उसके पास बची है क्या वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, हाँ है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची, सॉरी अब 7 में से वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन मतलब बाहर निकलने में खर्च कर देगा, जिसे हम वर्क फंक्शन में के रूप में वो खर्च करेगा। और जो अपने पास बची 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो किसके फॉर्म में हमें देगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो अगेन आप मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप फिर से एनर्जी गिरा रहे हो, इस बार उसने खर्च कर दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 गायब कर दिया ना, आप उसने वेस्ट कर दिया, मतलब बल्क से सरफेस में कन्वर्ट होने में वेस्ट एनर्जी लग ली। तो बल्क इलेक्ट्रॉन से सरफेस इलेक्ट्रॉन बनने में उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च कर दी, बची कितनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिनिमम एनर्जी उसके पास अभी भी है ना, वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी है, तो अभी भी वो निकल जाएगा। लेकिन इस बार हमें कोई सा भी काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखेगी, है ना, बस इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के खड़ा हो जाएगा ऐसे, ये
उसी मेटल के ऊपर बैठ जाएगा, है ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं तो कहाँ जाएगा, है ना। बस ऐसे एकदम से जैसा ना घर की चौखट, है ना, दहलीज पे एकदम से ऐसे निकला, दहलीज होते ना जैसे अपने घर पे एक तो बाउंड्री ऐसा सरहद, है ना, दहलीज नाम सुना होगा ना, दहलीज, अभी हिंदी में क्या होता है, दहली होता है, तो अभी अभी थोड़ा समझाऊंगा। तो दहलीज के बाहर जस्ट ऐसे खड़ा हो गया है, तो इसी में ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई। इसके बाद हम नहीं जानते, है ही नहीं कुछ बचा, एनर्जी नहीं बची, कहाँ जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये आपको शायद समझ में आ गया, इससे आपको थोड़ा सा, है ना, बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर आप जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से भी ज्यादा देते हो तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलता है। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी वेस्ट करेगा, अगर वो एनर्जी जो है वो अगर बच रही है, जो एनर्जी बच रही है अगर उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, वर्क फंक्शन के बराबर हुई, तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फॉर एग्जांपल एक और आप 2-3 केस और एक स्टडी ले लो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसने वेस्ट कर दी एनर्जी इस बार 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 7, बची इसके पास कितनी एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बची, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसके पास बची। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसके पास एनर्जी बच रही है, तो क्या जो एनर्जी बच रही है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है कि कम है, कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने एनर्जी दी उसको, और इस बार उसने खर्च कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बची कितनी उसके पास एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जो एनर्जी उसके पास बच रही है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, नहीं है। क्या वर्क फंक्शन के बराबर है, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया पक्का। बहुत आसान चीजें हैं, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑल द इवन मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ करता था इसमें, फिर लेकिन बाद में बुक पढ़ा तो कंफ्यूजन दूर हो गया, है ना। आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहो, डाउट क्लियर करते रहो, ऐसे टीचर से उसके मतलब पूछते रहो, तो आपको जो डाउट है वो ऑब्वियसली बात है क्लियर हो जाता है। इसलिए डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। अब पता नहीं आपके इसमें होते कि नहीं होते हैं। हम लोग ऐसे टीचर ऐसे खाली बैठे रहते थे तो हम लोग उनसे जाके क्या पूछते थे, डाउट पूछते थे। अब तो आपको ऑनलाइन आ गया, तो आप यह देख लो, समझ में आया। अच्छा, यहां से आपको एक रिजल्ट दिख रहा है, जो आपको, है ना, जो आपको ध्यान से देखो, जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी देखो डिफर कर रही है, पर एक तो रेंज है उसकी, है ना। जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी उसकी रेंज कहां से कहां तक है, आप उसको ध्यान से देखो। जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मान लो उसकी के है, उसकी रेंज 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 0 के बराबर और 0 से बड़ी है, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अच्छा, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 5 को E-5 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, ये देखो ध्यान से, अच्छा ठीक है, रुको। तो अब मैं बताओ, आप मेरे को बताओ, जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है इस केस में, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हमको काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है। अच्छा ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। बाहर बारिश हो रही है, आवाज आ रही है क्या माइक में, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मैं E-5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे वर्क फंक्शन को देखो, थोड़ा सिमेट्रिकल केस हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे वर्क फंक्शन को चेंज कर दूँ तो, जैसे मैं 4 ले लूँ या 6 ले लूँ, तो जैसे ध्यान से देखो, इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्रिएट ना हो। जैसे अगर मैंने वर्क फंक्शन को 6 ले लिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो भी देखो 10-6, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझे। 10 आपने एनर्जी डाली, उसने 0 एनर्जी वेस्ट की, अब उसको चाहिए कितनी एनर्जी, वर्क फंक्शन के बराबर, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म हमको देगा, 4, है ना। तो ये तो बाकी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको 5 ही रखो और इसको भी 5 ही रख लो। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू है वो क्या है, E-5 है। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो रहेगी 0। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो है मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ये है, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम है ना, के ऑफ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जो भी लिखना है यार लिखो, है ना, मैं इतना नहीं पढ़ाने वाला। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, मिनिमम 0 होगी, अभी इसी बात है ना। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको पढ़ना है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, है ना, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। मुझे नहीं लगता मुझे आवाज़ आ रही, पता नहीं यार कैसे मैं पता करूँगा अभी।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अभी आपने इसके पहले में आपने सुना था कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे दिखाई जा सकती थी, लिखी जा सकती थी, E इज इक्वल टू एच एफ या एच म्यू लिखा जाता है किताबों में, तो म्यू और वी लगभग सेम हो जाता है, इसलिए एफ बार बार लिखता हूँ मैंने, है ना। किताबों में म्यू लिखा जाता है, एच म्यू, एच न्यू, जो भी म्यू न्यू जो बोला जाता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एफ। एनर्जी उसने आपने दे दी। अच्छा, अभी आपने क्या सीखा कि मेटल पे या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, है ना, मान लीजिए आपने एनर्जी ई डाली और इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी, जो रेडिएशन थी, उसकी फ्रिक्वेंसी एफ थी, तो आप उसकी एनर्जी ऐसे लिख सकते हो। और इसकी जो एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके लिए ई की वैल्यू फाई से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। और ई की जगह पे क्या लिख सकते हो, एच एफ, है ना। अच्छा, थोड़ा सा और चेंज कर लो, है ना, एफ की रेंज निकाल लो कि फाई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन एच। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको एक इनइक्वलिटी दिख रही है, अगर आप मैथमेटिक्स में हो तो आपको शायद आसानी से इसके बारे में समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इक्वल का भी साइन रहता है ना, माफ़ करिएगा, है ना। अगर आप थोड़े बायोलॉजी वाले हो तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, है ना, तकल्लुफ, तो थोड़ा सा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर आपको समझ में आ जाएगा ना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ प्लीज़, क्योंकि आपने इनइक्वलिटी नहीं सुनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो या इसके बराबर हो। ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैल्यू है, देखो फाई मेटल के लिए कांस्टेंट है, एच तो प्लैंक कांस्टेंट रही, मतलब ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी, पहले तो आप समझ लीजिए पूरी की वैल्यू जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। किसके लिए कांस्टेंट है? कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल, है ना, कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल। तो अब ध्यान से देखो, जो एफ की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी हो सकती है? देखो, एफ की वैल्यू जो है इस कांस्टेंट टर्म से ज़्यादा हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि भाई एफ की वैल्यू बढ़ाओगे तो इंसिडेंट एनर्जी की बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, है ना। लेकिन अगर कम करोगे तो क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी की जो वैल्यू वो कम होगी, और कम करती भैया एक टाइम ऐसा आएगा ई की वैल्यू फाइव से कम हो जाएगी, है ना। पहले कम करते जाओगे ई इज इक्वल टू फाइव हो गया, और कम करते जाओ ई की वैल्यू फाइव से कम आ गई, तो दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई ना। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, पर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए हम लोग निकालते हैं ना, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, यहाँ पे क्या था, तो हमको ये क्या है, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए पता होना चाहिए, है ना, नेसेसरी कंडीशन है कि नहीं है ना, नेसेसरी कंडीशन है ना, सफिशिएंट कंडीशन तो नहीं है, पर अपन इसको नेसेसरी कंडीशन बोल सकते हैं ना। खुजली हो रहा था, क्या करूं, तो समझ में आया, एक मिनट में आता हूँ। तो यही बोल रहा था कि एफ की जो वैल्यू वो इस कांस्टेंट टर्म से बड़ी हो तो चल जाएगा, लेकिन अपन को मिनिमम चाहिए ना, मतलब एक रेंज मिल जाए। भाई मैक्सिमम तो इन्फिनिट तक चली जाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा, पर एक तो मिनिमम मिल जाए ना। तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो फाई अपॉन एच के बराबर होगी, तभी, है ना, एफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो फाई बाई एच के बराबर हो, तभी इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस हैं, है ना। मतलब वो फिर से बोल रहा भाई पुरानी कहानी की गारंटी नहीं है, निकल सकता है, गारंटी नहीं दूंगा लेकिन, है ना। तो ये कि भाई मिनिमम डालोगे तो निकल सकता है, और इसी को बोला जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। हिंदी में बोला जाता है दहली फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति, है ना, दहली। तो दहली जो है वो दहलीज से बना है, दहलीज, गाना सुना होगा ना, दहलीज पे, है ना, वो आगे नहीं कहूँगा, आता नहीं है ना, सीखा मैंने जीना जीने वाला गाना, उसी में तो बोलता है सिंगर, दहलीज पे, कितना बढ़िया से बोलता है ना। तो वही है, दहली से बना है दहलीज, और उसी का होता है थ्रेशोल्ड, है ना, जिसको अपन गांव पे सरहद बोल दो, चौखट बोल दो, जो भी बोलना। तो एफ की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फाइव बाई एच के। अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से देखो, यहाँ से हमें ये मिला कि फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एफ नॉट, यानी यहाँ से हमें थ्रेशहोल्ड वर्क फंक्शन का एक तो फॉर्मूला मिला, क्या मिला, फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, है ना, ये वर्क फंक्शन है, इसका एक फॉर्मूला मिल गया। और अपन ने एक फॉर्मूला अभी पीछे निकाला था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करके, वो क्या था, ई माइनस फाई के बराबर था। अब ई की वैल्यू क्या है, एच एफ के बराबर है, और इसकी वैल्यू फाई की वैल्यू एच एफ नॉट के बराबर है। तो यहाँ से हमें एक तो फॉर्मूला मिलता है ना, तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर पीछे बारिश की आवाज़ आ रही होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करने वाले हैं थ्रेशहोल्ड
वेवलेंथ की, या अच्छा इसमें मेरे को वो पढ़ाना है अभी, क्या बोलते हैं इनका ग्राफ, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके ग्राफ के बारे में बताता हूँ मिटा के। तो हम इसी वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ग्राफ के रूप में प्लॉट करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का ना। बहुत आसान है, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके चेक कर लो, है ना, इसी कहीं पे होगा। तो जैसे कि अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ किसके बीच में बनाना है, अब इसी बात है। तो आपको ये चीज़ें हैं, ये पहले तो एक्सपेरिमेंटली देखी जा चुकी हैं, है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटली देखी जा चुकी हैं। अगर आप बुक पढ़ोगे, जैसे मैंने बुक पढ़ाई थी तो फिर उसमें तो वैसे लिखा था, तो ये पहले हर्ट्ज तथा लिनॉर्ड के ऑब्जर्वेशन से देखी जा चुकी थी। पर अब इसी बात है, हमको भी एग्जाम देने के लिए पढ़ना, तो अपन क्या ही वो सबको फील लेने के लिए पढ़ना। तो ध्यान से सुन लो, जैसे अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, तो जैसे ये अपने पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन जिसको लिखते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन या इमिटेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। ये देखा गया, पहली बात तो ये समझ लो, है ना, पहले तो बनाना सिखा देते हैं, है ना, लेकिन ये समझ लो पहले तो ये देखा गया है ना, देखा गया है। अच्छा कैसे बनता है, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या किया गया, काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम या काइनेटिक एनर्जी को क्या माना गया है, वाई एक्सिस में मान लो, और जो एफ है इसको एक्स मान लो, है ना। और ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आपने एक तो फॉर्मूला देखा पढ़ा होगा, सुना होगा, y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, है ना। तो एम एक्स प्लस सी में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो c होता है वो होता है y इंटरसेप्ट, कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है लाइन, किसको, y एक्सिस को, है ना, लाइन कहाँ पे कट कर रही है उसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। वो आपको x इक्वल टू 0 रखने पे मिल जाता है। तो उसकी वैल्यू देखो माइनस एच एफ नॉट, यानी वर्क फंक्शन के बराबर आ रही है। और जो h है वो देखो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका स्लोप भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इसका देखो ये जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को रिलेट करते हो तो आपको एच एफ नॉट यानी c की जगह पे, देखो ये c होता है, आपको इसकी जगह पे एच एफ नॉट दिखेगा, और ऑब्वियसली बात है माइनस में है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और जहाँ पे ये कट करता है इसको क्या बोला गया, एफ नॉट बोला गया, क्या बोला गया, एफ नॉट, है ना। और इसका जो स्लोप होता है उसको क्या बोला गया, कांस्टेंट बोला गया था, ऐसा एक्सपेरिमेंट में आया था। एक्सपेरिमेंट में आने के बाद इसको बोला गया था, ए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं एच, जो कि इसका स्लोप है, एच इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना। अच्छा ध्यान से देखिए कैसे एफ नॉट यहाँ पे कैसे कट कर रहा है ना, ये तो आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रहा होगा। यहाँ पे इसी इक्वेशन में आप देखो एफ की वैल्यू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं है ना। तो इस पॉइंट पे एफ की वैल्यू एफ नॉट आ रही कि नहीं आ रही, देखो काइनेटिक एनर्जी की एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, 0 है ना, 0 रख दिया। और 0 रखते ही क्या हो गया, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ गई, एफ नॉट के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। तो ये पहले तो मान लो कि एस का ग्राफ ऐसा होता है। देखो प्रूफ भी कर दिया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो माने कि भाई ये चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं, मैंने नहीं देखा, ये हर्ट्ज तथा लिनार्ड ने देखा है ना, गलत नहीं है, देखा है, किताबों में लिखा है, नहीं देखा है, ये सब देखा गया है। नहीं समझ पा रहे तो वैसे मानो देखा गया और हाँ हमको रटना है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्राफ, ऐसे ग्राफ पे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक आध क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, है मिल सकते हैं, सब मैं तो मिलेंगे क्या, गारंटी थोड़ी नहीं ले सकता हूँ मैं, मिलेंगे तो अपन पूरा पढ़ते हैं ना सिलेबस में। लेकिन इससे आपको अच्छे वाले क्वेश्चन मिलते हैं ना, हालांकि आपको बोर्ड लेवल पे इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक आध मिल सकते हैं, है ना, मतलब बोर्ड की बुक में। और ये जो क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को देखो कठिन तो होते नहीं है, पर इन क्वेश्चन को कठिन माना जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो ग्राफ से थोड़ा डरते हैं। मैं आपको छोड़ो वो सब नहीं बताऊंगा, वरना मेरे बच्चों की बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, है ना। वही सारी चीजें हैं, उसी का रिपीट टेलीकास्ट है, नोट हो गया था ना, सेम उसी का रिपीट टेलीकास्ट है, कुछ भी नया नहीं है। अच्छा मैंने बता तो दिया, पर देखा ही नहीं, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, है ना। तो अपन डालेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्ध्य, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो अगेन वही आप केस ले लो कि एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, मान लीजिए वो कितनी होगी, अगर इसका फाई है तो एनर्जी रिक्वायर होगी इसके फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, जो हमको कंडीशन पता है वो अगेन वही एक कंडीशन पता है, ए की वैल्यू फाई से ज़्यादा हो। पर हमने पढ़ा था अगर ये लेमडा के टर्म में गिवन हो, इस इंसिडेंट रेडिएशन का हमें लेमडा पता हो यानी वेवलेंथ पता हो, तो हम इसकी एनर्जी लिखते हैं एच सी बाई लेमडा करके। तो यहाँ से हम अगेन ई की जगह पे क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन में लेमडा, है ना, और कर लो, और करके क्या लिखेंगे, लेमडा अपॉन में एच सी। अच्छा ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लेमडा इधर चला जाएगा और ये फाई इधर चला जाएगा, तो एच सी अपॉन में फाई ये इधर और ऐसे हो जाएगा, है ना, समझे कि नहीं समझे। इसको थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट में करके थोड़ा सा समझ जाओगे आप, प्लीज अभी समझाता हूँ, इस पे पहुँच जाओ, प्लीज करके पहुँच जाओ, ध्यान से सुनिएगा। ये मिल गया कंडीशन। अच्छा ये कैसे किया, लेमडा को उधर भेज दिया, फाई को इधर लेके चलाया, साइन तो अभी भी है ना, इसकी तरफ मुंह खुला है अभी भी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चल रहा है इस रिजल्ट से, देखो अगेन ये जो टर्म है ये कांस्टेंट आ रहा है, मैंने आपको बताया था एस सी की वैल्यू आप 1240 याद कर लो, या 12375 याद करो, जो भी याद करनी है। तो ये जो वैल्यू है वो अगेन क्या है, कांस्टेंट है। फिर से वही अपन मैथमेटिक्स लगाएंगे कि ध्यान से देखिए, लेमडा की जो वैल्यू है ना, लेमडा की जो वैल्यू है वो इस कांस्टेंट टर्म के बराबर होनी चाहिए, है ना, या तो इससे छोटी होनी चाहिए। देखो कांस्टेंट टर्म के बराबर हो या तो इससे छोटी हो, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एमिशन होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, छोड़ दो मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी है, एच सी बाई फाई, है ना, एच सी बाई फाई। यानी इस टाइम पे हमें लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू पता, वहां पे क्या पता थी, फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू पता थी, है ना, उसमें मिनिमम वैल्यू पता थी, एफ की जो लिमिट थी भैया, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती थी इनफाइनाइट, है ना, पर मिनिमम वैल्यू हमें पता थी उसकी कि एफ की जो मिनिमम वैल्यू वो इसके मतलब वहां पे किसके बराबर हो, हाँ याद है ना, फाई इक्वल टू एच एफ, यानी एफ नॉट के बराबर, तो जो एफ नॉट की वैल्यू वो फाई अपन एच के बराबर हो, भूल गया, इतनी जल्दी भूल जाता हूँ। तो मैं यही आपको बता रहा था कि वहां पे जो एफ की मिनिमम वैल्यू पता थी, पर यहाँ पे हमें लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं, समझ पा रहे हो, लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू कैसे है समझ नहीं पा रहे हो। जैसे देखिएगा लेमडा की वैल्यू, ये क्या साइन है, लेमडा की वैल्यू या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। यानी लेमडा की वैल्यू अगर इससे बड़ी कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो यानी लेमडा की इस टाइम हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है, लेमडा मैक्सिमम कितनी के बराबर है, एच सी अपॉन में फाई, और लेमडा की मैक्सिमम वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल हो, उसी को क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला जाता है। उसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं लेमडा नॉट से। तो यहाँ से हमें फाई का एक तो फॉर्मूला मिलेगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन में लेमडा नॉट, अगेन जो हमको एक फॉर्मूला मिला था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या ई के, देखो इसको बुक में ई के भी लिखते हैं, ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस फाइव, जहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही लिखने वाला हूँ, है ना, ई के तो नहीं लिखने वाला, ई के लिखूँ, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे। ई की वैल्यू क्या थी, एच सी अपॉन में लेमडा, ये इंसिडेंट वेवलेंथ की एनर्जी थी, सॉरी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थी, और हमने यहाँ पे निकाला वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच सी अपॉन में लेमडा नॉट, है ना। तो ये यहाँ से हमको एक फॉर्मूला और मिल गया है। अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, आई होप आपको समझ में आया होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, जिसको डालने, जैसे मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे अच्छा आपने पढ़ा होगा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, अगर लेमडा बढ़ाओगे तो एनर्जी घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया लेमडा की एक तो मैक्सिमम वैल्यू ले ली, जिसकी वजह से ई की वैल्यू फाई के बराबर आ गई। तो लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा का लेमडा ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं, है ना। तो यही बोल रहा था उस टाइम क्या था, एफ की मिनिमम वैल्यू, तो भाई इतना तो कम से कम डालो, इससे ज्यादा डालोगे तो निकलेगा, मतलब चांसेस हैं, पर अगर इससे कम डालोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ नहीं निकलेगा। और इसमें क्या, लेमडा की अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा डालोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ नहीं निकलेगा, है ना। तो यही बोला था, इसलिए डिफाइन किया गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेगा, क्योंकि यहाँ से आपको फाई की वैल्यू पता चल जाती है, बार बार आपको सवालों में फाई की वैल्यू गिवन थोड़ी नहीं रहेगी, आपको लेमडा नॉट गिवन रहेगा, है ना। तो अब जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। हो गया नोट, बता दूं फिर से, अगर आप अगेन अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ये इक्वेशन अपने पास फिर से है, वही पुरानी इक्वेशन, वही सब कुछ,
है ना। इस बार आपको क्या करना है, इस बार हमको ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और लेमडा के बीच में, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लेमडा। तो इसको मैं इस बार ई के लिखता हूँ, ई के ऑफ फोटॉन्स, ई के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये है लेमडा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस बार देखो, ध्यान से देखो, इस बार हम 1 लेमडा के टर्म्स में लिखने वाले हैं। लेमडा में निकालोगे तो नहीं निकलेगा, 1 लेमडा में करो, है ना, 1 लेमडा पे। तो 1 लेमडा पे जो ग्राफ बनता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, है ना, वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है। इस बार यहाँ पे 1 लेमडा नॉट मिलेगा, और यहाँ पे आपको अगेन HC अपॉन में लेमडा नॉट मिलेगा। ये एक वेव वर्क फंक्शन है, और ये डिफरेंट मेटल के लिए अलग अलग आता है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताया था हमको, और उन्होंने ये भी बताया था ये जो ग्राफ है इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट आ रही थी बार बार, है ना, चाहे जो भी ले रहे थे, है ना, चाहे जो भी मेटल ले रहे थे उसके लिए जो ग्राफ की स्लोप है वो कांस्टेंट आ रही थी, H इज इक्वल टू स्लोप, और जो कि क्या थी, कांस्टेंट आ रही थी। ये देखा गया था, एक्सपेरिमेंट में देखा गया था, उनको ये सब पहले पता थोड़ी ना था, ये सब थ्योरी तो बाद में, मतलब बहुत लोगों के पास में आई थी ना, ये एक लोगों ने नहीं किया है। पहले तो आप ये समझ लो, ये एक लोगों के बस का ही नहीं था, इसमें ढेर सारे साइंटिस्ट आए थे, पर फायदा इसमें, मतलब जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था वो आइंस्टीन थे, है ना। ये एक के बस का नहीं था, पहले तो आप समझ लो, इसमें ढेर सारे साइंटिस्ट थे, ढेरों साइंटिस्ट ने इस पर मिलकर वर्क किया था। कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था, इतने मजेदार बात थी कि कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, हो गया, पर उनको पता नहीं हुआ क्या, है ना, उस वजह से जादू हो भाई। मतलब एक लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, हो तो गया, पर हॉलवेज थे, उन्होंने देखा हो तो गया, पर मैं उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, बता ही नहीं पाए कि रीज़न क्या, मैं नहीं बता सकता भाई हो क्यों रहा है ना। बाद में इनकी जो एक्सपेरिमेंट थे उसको आगे बढ़ाया गया, फिर लेनॉर्ड एंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर्ट्ज ने, दोनों ने मिल के इसके और आगे बढ़ाया। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको वो बताया ना फोटोन वाले पे, तो वो सारी चीज़ें बाद में आई थी, जो आपको पहले लेक्चर में बताया था वो सारी चीज़ें बाद में आई थी, वो ये सारी चीज़ें पहले आई थी, है ना। यहाँ यहीं से फोटोन की जो डेफिनेशन है, फोटोन की जो प्रॉपर्टी वो देखी गई थी कि भैया इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा था उस टाइम, इंटेंसिटी बढ़ाने से, आप खुद समझो, यहीं पे एक तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके पास मेटल है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो आपको बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेटल है, और आप इस पे मान लो लाइट गिरा रहे हो, और आपने अगर अब इस लाइट की आप इंटेंसिटी बढ़ाते थे ना, तो इससे निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बढ़ जाते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखिए आपको सवाल मिल सकता है, MCQ में मिलेगा, आपको 1 नंबर में मिल सकता है, आपको एज वेल एज, मतलब इसी क्वेश्चन को परेशान करने के लिए आपको मेंस में भी दे सकता है, इसी कॉन्सेप्ट पे कि अगर हम इंसिडेंट लाइट की, है ना, जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके रेट पे फर्क पड़ेगा। जैसे कि अब देखो यहाँ पे ये माना था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, अनटिल और अनलेस आपको सवाल में गिवन ना हो, सवाल में गिवन रहेगा, जैसे अब तक नहीं बनाया, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 10 फोटोन गिराऊंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा कि 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, ये बोला गया। ओ मच्छर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या ज्यादा होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे उनकी रेट बढ़ जाएगी, है ना, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मतलब कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी समझो, ये एक्सपेरिमेंट करके बताया गया था। तो ये आपके पास ये समझ में आया कि 1 अपॉन लेमडा वर्सेस क्लिक करते हो तो ये रहा 1 अपॉन लेमडा, और ऊपर का टर्म अगेन कांस्टेंट है। काफी लोग बोलेंगे HC बटे लेमडा कर रहे हो, यहाँ पे C बटे लेमडा आ रहा है, तो हाँ, इसका जो स्लोप है वो अगेन HC आता है, माफ करिएगा, है ना, मैंने गलती में लिख दिया HC। देखो अगेन क्या था, इसका स्लोप था जो कि कांस्टेंट आ रहा था, ये देखा गया था, है ना। तो इसका जो स्लोप था वो अगेन क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया, चाहे ज़्यादा लंबा हो चाहे ना हो, अब अपनी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा कि भैया देखो, अगर लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट से क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसका उल्टा सोचो कि ये वैल्यू नीचे वाली बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन यहाँ से जहाँ तक जाने पे वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू घट रही है ना। तो अगर आप लेमडा बढ़ा दोगे तो ये यहाँ पे है,
लेमडा की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, लेमडा की वैल्यू घटाओगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन में कम आउट, लेकिन है ना। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, ऐसा लिख लो यार नहीं तो कंफ्यूज होगी। लेमडा की वैल्यू इस केस में लेमडा नॉट से छोटी है और इस केस में लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट से बड़ी है ना। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। आज नहीं बोला, तब तक के लिए ओके बाय।